बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आवाज़ आ यस रही मैम आ है? रही है। अच्छा, अच्छा, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? याद नहीं आ रहा मुझे। क्या डिस्कस किया था? मैम 5 आवाज़ नहीं आ रही जो भी बोल रहा है। था। आवाज़ मैम क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। अच्छा, हम लोगों ने वो जो बुक में से था कॉम्प्लीमेंटेशन वाला, वो आगे तक पढ़ लिया था? उसको रीड आउट किया था हमने? नो मैम। नहीं किया था ना। चलो पहले आज वो करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं करवाती हूँ पहले वो। अच्छा जी, ये पेज नंबर 7 पे था कॉम्प्लीमेंटेशन। इसको पहले रीड आउट करते हैं। पीछे से अगर आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बेटा आस पास ही खेल रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड्स अस विद अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इंटरचेंजिंग द रोल्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कहते हैं बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो यूनियन और इंटरसेक्शन के रोल्स को इंटरचेंज कर देता है। यानी कि जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कहता है और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहते हैं। Rather than give complete details, we shall illustrate the procedure by showing how to pass from this to. अब वही नहीं करो। क्या चाहिए आपको? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो उनको डिस्कस कर रहा है कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो कैसे डिस्पर्स हो जाती है, और अगर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो तो वो कैसे डिस्पर्स हो जाती है, और नीचे उसके प्रूफ बताए।
अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं वी मेक अ प्रिलिमिनरी मार्क इन ऑर्डर टू प्रूव टू सेट्स इक्वल इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर इक्वल। कहते हैं जब हमें ये प्रूव करना हो कि दो सेट इक्वल हैं तो ये काफी होता है प्रूव करना, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। For we apply complementation to the equation x dash is equals to y dash, getting x double dash is equals to y dash, this yields x is equals to y। यानी कि अब इसमें वो ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसका जब हम जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो जिन सेट्स का अगर हम उनका अगेन कॉम्प्लीमेंट लें यानी कि सेकंड टाइम कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास ओरिजिनल सेट्स वापस आ जाते हैं। ये तो एक लॉजिकल सी बात है कि अगर आप को अगर आपको इस चीज को क्लियरली समझना है तो आप कोई से भी दो सेट्स ले लो, ठीक है, उनका कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर उन सेट्स का अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो आप नोटिस करना कि आपके पास क्या होगा, ओरिजिनल सेट्स वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो वो यही बात कर रहा है। अब वो कह रहे हैं फॉर द यूनिवर्सल सेट U within which we take complements we can choose U is equals to A union B union C। अब वो तो ये बात कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें वो वाले सारे सेट्स पड़े होते हैं जिनका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। बेसिकली सब सेट्स को सारे जो सेट्स हैं, सब सेट्स नहीं सारे सेट्स कह था मैंने, सारे जो सेट्स हैं उनको कंबाइन करके जो बिगर सेट बनता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यानी कि उसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जितने हमारे पास जो सेट्स हैं उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब वो नीचे यही इक्वेशन जो है वो प्रूफ उसका बता रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और इसका हम होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी और होल का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका अगर हम होल पे कॉम्प्लीमेंट लें तो जैसे वो डिस्पर्स हो रही है तो उन सेट्स का भी क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब वो पहले लेफ्ट साइड की बात कर रहा है कि लेफ्ट साइड पहले हम लेफ्ट साइड को लेके जो है वो प्रूफ करेंगे, फिर हम राइट साइड को लेके प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये सारा जनरल प्रूफ्स है। अब वो नीचे वाले बता रहा है अ मोर जनरल कॉन्सेप्ट देन कॉम्प्लीमेंटेशन इज दैट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। अब कहते हैं इससे भी ज्यादा जो जनरल बात है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स की है। बेसिकली अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट जो हम निकालते हैं वो भी हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जो हमारे पास ओरिजिनल सेट गिवन होता है हम उसको माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो भी क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब कह रहे गिवन एनी टू सेट्स ए एंड बी वी डिफाइन ए माइनस बी टू सेट ऑफ all x such that x belongs to a and x does not belongs to b। यानी कि a माइनस b में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो a में होंगे लेकिन वो वाले नहीं आएंगे जो b में पड़े होंगे। यानी कि जितने एलिमेंट्स b के अंदर हैं उनको हम a में से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, a माइनस b होगा। कहते हैं इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट b be a subset of a, however we can arrange this at our player by replacing a minus b by a minus into a intersection b। अब कह रहे ये जरूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन के लिए आपके a और b जो सेट्स हैं वो सबसेट्स हों एक दूसरे के, दैट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। और वो दूसरे तरीके से a माइनस बी को कैसे डिफाइन कर रहा है, वो इस फॉर्म में भी डिफाइन कर रहा है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। Note that the complement A dash in the discussion above is U minus A in the notation of subtraction. We have left the main properties of subtraction as exercise 7। अब वो कह रहा है कि जो वही जो बात मैंने आप लोगों को पहले बता दी है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली क्या है, सब्ट्रैक्शन है दो सेट्स की। और वो कौन कौन से सेट्स होते हैं, एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है। Up to conclude this section, we discuss the intersection and union of more than two sets। अब कह रहे हैं इस सेक्शन को कंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा सेट्स के इंटरसेक्शन और यूनियन को भी डिस्कस करेंगे। अब आगे उसने यही बात बताई हुई है पैराग्राफ में कि चाहे हमारे पास दो सेट्स हों, तीन सेट्स हों या n नंबर ऑफ सेट्स हों, जो रूल्स यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं दो सेट्स के लिए
वो वही रहेंगे, सेम रहेंगे, चाहे आपके पास नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज कर जाए। ठीक है, अगर 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी, तो उनका इंटरसेक्शन भी उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जैसे हम ए और बी का फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह उनका यूनियन भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। मतलब रूल्स चेंज नहीं होंगे, प्रोसीजर और लॉजिक और रीजनिंग सेम रहेगी। जैसे हम ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए और बी में कॉमन होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कौन से आएंगे? वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो तीनों में कॉमन होते हैं, जो तीनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, इसी तरह यूनियन की अगर हम बात करें तो वो भी यही आता है, ए यूनियन बी में हम वो वाले एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं जो ए और बी दोनों में होते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? तीनों के एलिमेंट्स, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, सेट बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और सेट सी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, यानी कि हम तीनों को कंबाइन कर देंगे। तो ये सारा उसने इस पैराग्राफ में बताया था, यानी कि ये सारी बहुत बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, इसी तरह वो एक और भी बात इसमें मैं रीड आउट नहीं करी, मैं जस्ट आपको जनरल समरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि क्या क्या लिखा हुआ इन पैराग्राफ्स में। बेशक आप लोग बाद में खुद रीड आउट कर लेना। अब वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स कौन से होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी इंटरसेक्शन का प्रोसीजर सेम होगा। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर सेट्स हो तो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उनका इंटरसेक्शन या उनका यूनियन फाइंड आउट करने में। ठीक हो गया, वो बस एक नई बात उसने बस ये बताई है। उसके अलावा वो कह रहा है फॉर सेट्स A1 A2 अप टिल A नो नोवेल थॉट इज नीडेड, यानी कि अगर n नंबर ऑफ सेट्स भी हैं तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टिल AN वो कौन सा सेट होगा? सारे उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो कॉमन होंगे AI में। AI मींस जनरल नंबर ऑफ सेट्स उसने जितने भी लिए हैं। अब I कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे n हो, यानी कि जितने मर्जी नंबर ऑफ सेट्स हों उनके लिए इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का वे सेम रहेगा, यानी कि सब कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद वो नोटेशन की बात कर रहे हैं कि हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, और कह रहे ये हम तब सजेस्ट करते हैं जब हमारे पास काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। उसके बाद वो जनरल इंडेक्स सेट की बात कर रहे हैं कि लेट I be an arbitrary set, we write I for a typical member of I। अब कह रहा है I क्या है? कोई आर्बिट्रेरी सेट है, हमने जनरल एक सेट ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर मेंबर्स कितने पड़े हुए हैं? I मेंबर्स पड़े हुए हैं। अब कह रहा है लेट अ सेट AI be given each I belongs to I, कहता है अब AI को हम वो नंबरिंग दे रहे हैं जो हमारे पास ओरिजिनल सेट I में पड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या होगा? अब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सेट्स AI रिटर्न, अब कंबाइन करके हम इंटरसेक्शन को किस नोटेशन में लिखेंगे? इंटरसेक्शन का साइन, नीचे I और साथ AI। ठीक है, और वो किन एलिमेंट्स का सेट होगा? वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे AI में, वेयर I बिलोंग्स टू कैपिटल I। इसी तरह जो यूनियन होगा उसकी नोटेशन क्या होगी? यूनियन का साइन होगा, यूनियन के नीचे हम I लिखेंगे, साथ AI लिखेंगे। और ये किन एलिमेंट्स का सेट होगा? वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो AI में पड़े हैं, यानी कि इधर हम कॉमन एलिमेंट्स नहीं बल्कि सबको कंबाइन करके लिखेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब हमने इसकी सारी थ्योरी जो है वो एक दफ़ा पढ़ ली। अब ये जो था वो बेसिक था अभी तक सेट्स के बारे में। ऑपरेशंस पढ़ लिए, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंटेशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। ठीक हो गया। अब आगे जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर ली थी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, ये देख लें। अच्छा, अब ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ये तो जिसने भी किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से किए हुए हैं, अगर आप लोगों को वो मेथड सही लगता है, आप लोगों को अपनी अप्रोच ज़्यादा इजी लगती है, then you are most welcome to use that approach during your final exam or your midterm। ठीक है,
आपकी लॉजिक और आपकी रीजनिंग सही होनी चाहिए, नो मैटर विच वे यू पीपल आर यूजिंग। ठीक हो गया? मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने आप से बातें करी जा रही हूँ। और आज इतने कम पार्टिसिपेंट्स क्यों हैं? मैम अभी क्वेश्चन नंबर 4 रहता था, आपने कहा था कि सुबह डिस्कस करेंगे। हाँ वो भी कर लेते हैं। मैं अटेंडेंस के मामले में आप लोगों को खींच नहीं रही, तो आप लोग जो है वो बहुत ही ढीले हो गए। सिर्फ 24 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं नहीं शेयर करूँगा। अच्छा आप देखते हो। लैपटॉप ही नहीं काम कर रहा। क्वेश्चन नंबर, मेरा लैपटॉप ही नहीं काम कर रहा। चलो ये देखने इसने क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया है। मुझे ना किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 4 करके भेजा था, वो बहुत इजी उसने अप्रोच यूज़ की हुई थी। मैं चाह रही थी कि वो वाला हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला था, इंटरसेक्शन B is equals to phi if A is a subset of B। नहीं ये तो क्वेश्चन मैम ये नंबर तो 5 है। वो था A इंटरसेक्शन B यूनियन C। वो मुझे अभी ढूंढना पड़ना है, वो देखते हैं। वो मैंने इधर ही कहीं सेव किया हुआ था। पहले बाकी तो डिस्कस करते हैं ना, फिर देखते हैं। वो ज़्यादा इजी अप्रोच थी, वो मैं देखती हूँ। और वो बहुत ही छोटा सा किया, वो थोड़ा बड़ा अच्छा मुझे लगा था। वैसे ये देखते हैं इसने क्या किया है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A intersection B union C is equals to A intersection B into union C if C is the subset of A। if means हमने टू साइडेड इसको प्रूव करना होता है, यानी कि कन्वर्सली भी प्रूव करना होता है। पहले हम सपोज करेंगे कि C सबसेट है A का, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इनटू यूनियन C होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को सपोज करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि C जो है वो सबसेट है A का, यानी कि हम दोनों तरीके से इसका प्रूव करेंगे। अच्छा इसमें मैं आप लोगों को ये भी एक दफ़ा बता देती हूँ, लेकिन मैं कल ढूंढूंगी जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके अब वो कह रहे हैं सपोज दैट C is subset of A and we want to show that A intersection B union C is equals to A intersection B into union C। अब वो कह रहा है कोई भी x ले लेते हैं हम, आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C से। ठीक है, अगर वो A इंटरसेक्शन B यूनियन C से बिलोंग करता है, इसका मतलब है वो एलिमेंट A से भी बिलोंग करेगा और B यूनियन C से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स पड़े होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स से ही मिलके इंटरसेक्शन बनता है। सो दिस इज ऑब्वियस दैट x बिलोंग्स टू A एंड आल्सो x बिलोंग्स टू B यूनियन C। अब B यूनियन C में पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि x C में भी होगा या x B में भी पड़ा होगा। ठीक है, और गिवन हमारे पास कंडीशन क्या है कि C जो है वो सबसेट है A का।
अब वो कह रहे हैं कि अगर x बिलोंग करता है b से तो इसका मतलब है वो a इंटरसेक्शन b में भी पड़ा होगा, यानी कि हम अब राइट साइड वाली जो ब्रैकेट है उसमें उसको लेके जा रहे हैं कि अगर x जो है वो a इंटरसेक्शन b में है तो x जो है वो a इंटरसेक्शन b में भी पड़ा होगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन होंगे। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से इसका मतलब वो a इंटरसेक्शन b और साथ यूनियन c में भी होगा, क्यों? क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो है वो सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b इंटू यूनियन c। उसके बाद वो बात करें कि अब हम ये वाली जो चीज है इससे एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटू यूनियन c। अब x जो है वो इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा या x जो है वो c से भी बिलोंग करेगा। अब a इंटरसेक्शन b में अगर पड़ा हुआ तो ये ऑब्वियस बात है कि x a में भी हमारे पास पड़ा होगा और x b में भी पड़ा होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर x हमारे पास c में भी पड़ा हो तो x a में भी होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि c जो है वो हमारा सबसेट है a का, इसका मतलब है कि वो a में भी पड़ा होगा, ठीक है। और अगर c की वैसे बात की जाए तो b c के साथ अगर हम b का यूनियन लें तो दैट इज ऑब्वियस कि हमारा जो x एलिमेंट है वो b यूनियन c में भी पड़ा होगा। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि x a में भी पड़ा हुआ है और x b यूनियन c में भी पड़ा हुआ है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास वो कंडीशन आ जाएगी कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन इंटू b यूनियन c। तो अब इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन b इंटू यूनियन c सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, यानी कि दोनों साइड्स एक दूसरे के सबसेट होगी। तो इससे हमारे पास ये कंडीशन प्रूव हो गई कि a इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इंटू यूनियन c। अब वो कन्वर्सली कैसे लेके चल रहे हैं, सपोज वो कह रहे थे सपोज कर लें कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमने ये शो करना है कि c जो है वो सबसेट है a का। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे x जो कि बिलोंग करेगा c से। अगर वो एलिमेंट c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो इस चीज से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि c जो है वो इन यूनियन है a इंटरसेक्शन b के साथ। और अगर इसके अंदर है तो इसका मतलब x हमारा a में भी पड़ा हुआ है और b यूनियन c में भी पड़ा हुआ है, दोनों में है। तो इससे ये चीज प्रूव हो जाएगी कि c हमारा जो है वो सबसेट है a का। वैसे तो ये भी लॉजिक और रीजनिंग सही है, लेकिन वो कल मैं जिस प्रूफ की बात कर रही हूँ वो कंट्राडिक्शन के साथ उसने किया हुआ था, ठीक है। तो वो भी आपको भेज दूंगी, आप लोगों को जोन सी अप्रोच इजी लगे आप लोग उसको फॉलो करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था कल, उसमें यहाँ पे मिस्टेक थी। कल मैंने आपको कल भी बताया था कि गिवन दैट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है कि x b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। तो एक दफ़ा डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ u एंड b डैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b विद इन u, प्रूफ दैट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। क्या मतलब हुआ इस बात का कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो हमने लिया वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आया इफ एंड ओनली इफ a इज द सबसेट ऑफ b, ठीक है। ये भी इफ एंड ओनली इफ है, मतलब ये भी टू वे प्रूफ है हमारे पास। जो इफ एंड ओनली वाले होते हैं उसको आप टू वे प्रूफ भी कर सकते हो या उसको आप कंट्राडिक्शन से भी कर सकते हो, ठीक हो गया। अब वो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सपोज कर लें a इज अ सबसेट ऑफ b। अब हमने शो क्या करना है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा 5 के इक्वल है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो a से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब वही एलिमेंट b से भी बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि a जो है वो सबसेट है b का। अगर वो एलिमेंट b से बिलोंग करेगा तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि अगर एक एलिमेंट ओरिजिनल सेट में पड़ा हुआ है तो वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट में उन एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं जो ओरिजिनल सेट में पड़े होते हैं। तो इससे हमारे पास क्या चीज़ प्रूव हो जाएगी कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास, 5। वन वे प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली देख लें।
इन्वर्सली में वो कह रहा है कि आप सपोज कर लें जी कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास 5 है और हमने ये शो करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट A से ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर वो एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट तो 5 है। इसका मतलब अगर वो एलिमेंट A में है तो B कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर कह दे दिया कि वो A में है, तो ये अब इधर से कंफर्म हो गया कि वो B कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। यहाँ पे नॉट बिलोंग्स का साइन आना है, इट मीन्स X डज नॉट बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर वो B कॉम्प्लीमेंट में नहीं पड़ा हुआ तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि वो ओरिजिनल सेट यानी कि वो B में एलिमेंट पड़ा हुआ है, दैट इज X बिलोंग्स टू B। तो हमने यही तो प्रूफ करना था कि अगर X A में बिलोंग करे तो X B में भी होगा, ताकि हमारे इससे हमारे पास ये रिजल्ट निकल आएगा कि A इज द सबसेट ऑफ B। Is that clear to you? Any query, any question, any confusion? जी मैम क्लियर। Okay. कल मुझे आप लोगों ने कहा था कि लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया करें यूट्यूब पे, या एमएससी वाले का मुझे याद ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है एमएससी वाले से। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब कह रहे हैं फॉर अ फाइनाइट सेट ए लेट ओ ऑफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। If A and B are finite sets, prove that number of elements of A union B plus number of elements of A intersection B is equals to number of elements of A plus number of elements of B। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि A यूनियन B में जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं अगर हम उनको ऐड कर दें उन एलिमेंट्स के साथ जो A इंटरसेक्शन B में है तो वो किसके इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। अब इस केस को वो इस क्वेश्चन को वो 4 केसेस के साथ प्रूव कर रहा है। सबसे पहले जब सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट्स हैं, फिर एक केस है जब हमारे पास सेट्स ओवरलैपिंग है, फिर जब A B का सबसेट है और फिर जब B A का सबसेट है, ठीक है। ये 4 केसेस जो हैं वो उन्होंने डिस्कस किए हैं और इससे जो है वो प्रूफ कराया। सो केस 1 इज इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। अब ये देखिए वेन डायग्राम देख लें, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A को उसने m कह दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B को उसने n कह दिए। अब कह रहे जी वही बात जो मैंने अभी बता दी, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इज इक्वल्स टू n। अब इधर से देखा जाए तो इनके यूनियन में एलिमेंट्स क्या आएंगे, m प्लस n, और इनके इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे, 0 एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि कोई कॉमन पार्ट नहीं है, बिकॉज द सेट्स आर डिसजॉइंट। तो अब हम अगर इन दोनों को ऐड करें A यूनियन B प्लस A इंटरसेक्शन B, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या निकल आएंगे, m प्लस n प्लस 0, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ गए m प्लस n, ठीक है। और अगर हम अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A देखें वो तो m थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B n थे, अगर हम इन दोनों को भी ऐड करें तो वो भी हमारे पास m प्लस n आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो डिसजॉइंट सेट्स के केस में ट्रू है, दैट इज in the case of disjoint sets number of elements of A union B plus number of elements of A intersection B is equal to number of elements of A plus number of elements of B। इजी था, समझ आ गई यहाँ तक? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसमें क्या आएगा, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन पार्ट ऑफ सेट A एंड B n। अब वो सिर्फ कॉमन पार्ट के एलिमेंट्स ले रहे हैं n, और अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अदर देन n B m, यानी कि जो इधर अब एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको m कह दिया और इधर जो एलिमेंट्स पड़े होंगे उसको वो l कह देगा, ठीक है। और जो कॉमन पार्ट में पड़े हुए हैं उनको हमने n कह दिया, यानी कि जो इधर एलिमेंट्स हैं वो m है, कॉमन पार्ट में n है, और जो इधर हैं वो क्या है, l है। अब फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्या आ जाएंगे, m प्लस n,
इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्या आ जाएंगे n प्लस एल, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे m प्लस n प्लस एल, और इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे खाली n। अब वो जो इक्वेशन इन्होंने आपको दी हुई है उसमें वैल्यूज पुट करके देखें, यानी कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा m प्लस n प्लस एल प्लस n, ठीक है। और अगर हम खाली जो है इसके देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वो भी m प्लस n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी वो भी क्या है m प्लस n, तो ये भी क्या हो गए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, यानी कि ओवरलैपिंग सेट्स के केस में भी ये चीज ट्रू है। समझ आ गई? अब नेक्स्ट आ गया है हमारे पास सबसेट्स का केस, ठीक है। अच्छा, अब ये सबसेट्स का केस एक दफा आप लोग खुद देखना, ना समझ आई तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगले क्वेश्चंस भी हम कल करेंगे, कल आपने अगले क्वेश्चन भी देख के आने हैं, ठीक है। फिर देखते हैं मैंने डिस्कस कराने या आप लोगों ने कराने हैं, वो हम कल देख लेंगे। मैम ये जी जी, पीडीएफ ग्रुप में कर दें। क्या कर दूं? मैम वो कह रही है पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दें। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे नहीं किए हुए? मैम मेथड चेंज है। मेथड चेंज है, आप लोगों को ये इजी लगा है? अच्छा मैं देखती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से किए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, और जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का कह रही हूँ वो भी कर दूंगी इंशाल्लाह शेयर। फिर हम कल देखते हैं कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा इजी है, उसको हम फिर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है और बात होती है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।